सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आइए शुरू करते हैं मध्यकालीन इतिहास का साहित्यिक स्रोत। और साहित्यिक स्रोत में आज दूसरा भाग है। इसमें पहली किताब है बाबरनामा। बाबरनामा जो है ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसे तुझके बाबरी, वाक़यात बाबरी भी कहा जाता है। यह बाबर की आत्मकथा है। सर्वप्रथम मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद 1905 में मैडम बेवरिज ने किया था। बाबरनामा का फारसी से अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले लीडन, अर्स्किन और एलिगन ने 1826 में किया था। इसका फारसी अनुवाद, इसका जो है पहला फारसी अनुवाद बाबर के सदर सुदूर शेख जैनुद्दीन ख्वाजा ने किया था। तो इसका पहला फारसी अनुवाद बाबर के सदर सुदूर शेख जैनुद्दीन ख्वाजा ने किया था। सर्वप्रथम अकबर के समय में इसका फारसी में अनुवाद पाइंदा खां ने किया था। और नेक्स्ट देखते हैं, अब्दुल रहीम खान खाना ने 1598 और 90 ईस्वी 1590 से 98 ईस्वी में फारसी में इसका अनुवाद किया था। तो अब्दुल रहीम खान खाना ने भी इसका जो है 90 से 98 में फारसी में इसका अनुवाद किया था। आगे देखते हैं, इसका उर्दू अनुवाद जो है मिर्ज़ा नसीरुद्दीन हैदर ने दिल्ली में 1924 में दिल्ली में किया था, जो 1924 में प्रकाशित किया था। और आगे देखते हैं, अपनी आत्मकथा में बाबर अपनी आत्मकथा में समरकंद से काबुल और फिर दिल्ली तक किए गए सत्ता संघर्ष को बेहतरीन ढंग से लिखा है। आगे देखते हैं, बाबरनामा में बाबर भारत की जो महत्वपूर्ण जानकारी देता है वह है कि भारत के लोगों का जीवन, रहन सहन, स्वभाव, भूमि, जलवायु, प्राकृतिक दृश्य, भारत की नदियाँ, पशु पक्षी, फल फूल, भवन निर्माण कला और उद्योग धंधे हैं। बाबर ने बाबरनामा में दो हिंदू राज्य विजयनगर, मेवाड़ का उल्लेख किया है तथा बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी 5 मुस्लिम राज्यों का भी उल्लेख किया है। तो बाबर ने बाबरनामा में 2 हिंदू राज्य विजयनगर और मेवाड़ तथा 5 मुस्लिम राज्य बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात, बहमनी का उल्लेख किया है। रिसाल ये ऊसज, इसे खते बाबरी भी कहते हैं, ये तुर्की भाषा में है और इसे बाबर ने लिखा था। मुम्बियान जो मुस्लिम कानून की पुस्तक है, ये भी तुर्की भाषा में है, पद शैली में है, बाबर ने लिखा था। काव्य संग्रह ये भी तुर्की भाषा में है और बाबर के द्वारा लिखा गया था। तो ये बाबरनामा के विषय में है। एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। तो बाबरनामा तुर्की भाषा में है। इसे तुझकी बाबरी या वाक़यात बाबरी भी कहा जाता है। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। सर्वप्रथम मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद 1905 में मैडम बेवरिज ने किया था। आगे देखते हैं, बाबरनामा का फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम लीडन अस्किन,
एली कंग ने 1826 में किया था। आगे देखते हैं। तो इसका फ़ारसी अनुवाद जो है, इसका पहला फ़ारसी अनुवाद बाबर के सद उस सुदूर शेख जैनुद्दीन ख्वाजा ने किया था और सर्वप्रथम अकबर के समय में इसका फ़ारसी भाषा में अनुवाद पायंदा खां ने किया था। तो अकबर के समय में इसका पहली बार अकबर के समय में इसका फ़ारसी अनुवाद पायंदा खां ने किया था। बाबर के समय में इसका पहला अनुवाद फ़ारसी में सदर सुदूर जो बाबर के थे शेख जैनुद्दीन ख्वाजा ने किया था। और उसके बाद जो है अब्दुल रहीम खाना ने भी जो है अब्दुल रहीम खाना ने इन्होंने भी इसका फ़ारसी में अनुवाद किया था। तो बाबरनामा का उर्दू अनुवाद जो है मिर्ज़ा नसीरुद्दीन हैदर ने दिल्ली में किया था, 1924 में प्रकाशित किया था। बाबर अपनी आत्मकथा में समरकंद से काबुल और फिर दिल्ली तक किए गए सत्ता संघर्ष को बेहतरीन ढंग से लिखा है। बाबरनामा में बाबर की जो महत्वपूर्ण जानकारी देता है वह है कि भारत के लोगों का जीवन, रहन सहन और स्वभाव, भूमि, जलवायु, प्राकृतिक दृश्य, भारत की नदियाँ, पशु पक्षी, फल फूल, भवन निर्माण कला, उद्योग धंधे। बाबरनामा जो महत्वपूर्ण बात मिलती है बाबर की बाबरनामा में, इसमें 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख मिलता है, जिसमें विजयनगर, मेवाड़, 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख मिलता है, बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात, बयमनी। बाबरनामा के अलावा बाबर ने रिसाल-ए-उसज की रचना की, जिसे खत-ए-बाबरी भी कहते हैं। यह भी तुर्की भाषा में है। इसके अलावा बाबर ने मुम्बियान मुस्लिम कानून की पुस्तक, ये भी तुर्की भाषा में है, पद शैली में है, बाबर ने लिखा। और इसके अलावा काव्य संग्रह जो तुर्की भाषा में है, ये भी बाबर ने लिखा था। नेक्स्ट अगली किताब देखते हैं, तारीख़-ए-रशीदी। तो तारीख़-ए-रशीदी, इसका लेखक जो है वो मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर दुगलात है। यह बाबर का जो है मौसेरा भाई था। यह रचना फ़ारसी भाषा में है। उसने इस ग्रंथ में आँखों देखा वर्णन किया है। यह पुस्तक 2 भागों में है। पहले भाग में 1527 से 1533 ईस्वी तक का उल्लेख है, जिसमें बाबर और हुमायूं के जीवन की घटनाओं का उल्लेख है। और इसके दूसरे भाग में 1541 तक अपने जीवन की कश्मीर की घटनाओं का उल्लेख किया है। लाइट कम हो गई थी तो उसको हमने लाइट बढ़ा लिया है। तो तारीख़-ए-रशीदी, इसका फिर से हम लोग इस बार फिर से रिवाइज करते हैं। तो तारीख़-ए-रशीदी का जो लेखक है मिर्ज़ा मोहम्मद हैदर दुगलात था। यह बाबर का मौसेरा भाई था। यह रचना फ़ारसी भाषा में है। इस ग्रंथ में उसने आँखों देखा वर्णन किया है। इस पुस्तक के 2 भाग हैं। पहले भाग में 1527 से 1533 तक की घटनाओं का उल्लेख है, जिसमें बाबर और हुमायूं के बीच के जीवन की घटनाएं हैं, 1527 से लेकर 1533। इस किताब का जो दूसरा भाग है वो 1541 तक है और जिसमें अपने जीवन के विषय में और कश्मीर की घटनाओं के विषय में लिखा है। नेक्स्ट अगली किताब देखते हैं, कानून-ए-हुमायूनी। तो इसका लेखक जो है गियासुद्दीन मोहम्मद खोंदमीर है। वह हुमायूं के काल की आंखों देखी घटनाओं का उल्लेख करता है। तो कानून-ए-हुमायूनी का लेखक गियासुद्दीन मोहम्मद खोंदमीर है। वह हुमायूं के काल की आंखों देखी घटनाओं का उल्लेख किया है। वह
गयासुद्दीन मोहम्मद खोंदमीर हुमायूं का जो है, गयासुद्दीन मोहम्मद खोंदमीर हुमायूं का दरबारी इतिहासकार था। गयासुद्दीन मोहम्मद खोंदमीर हुमायूं को सिकंदर ए आजम, खुदा का साया जैसी उपाधियां दी हैं। उसने अपनी किताब को 1533 ईस्वी में लिखना शुरू किया था और 1534 ईस्वी में पूरा किया था। तो कानून-ए हुमायूनी, इसको फिर से रिवाइज कर लेते हैं एक बार। कानून-ए हुमायूनी, इसका लिखा गयासुद्दीन मोहम्मद खोंदमीर है। हुमायूं के काल की आंखों ने देखी घटनाओं का उल्लेख किया है। वह हुमायूं का दरबारी इतिहासकार था। उसने हुमायूं को सिकंदर ए आजम, खुदा का साया जैसी उपाधियां दी हैं। उसने इसे 1533 में लिखना शुरू किया था और 1534 में पूरा किया था। अगली किताब जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, हुमायूंनामा। तो हुमायूंनामा ग्रंथ की लेखक जी रचना है, जो इसकी लेखिका है गुलबदन बेगम है। और गुलबदन बेगम ने ये अकबर के कहने पर, उनके आग्रह पर इस किताब को लिखना शुरू किया था। गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। इनका जन्म जो है 1523 में काबुल में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 7 फरवरी 1603 ईस्वी में आगरा में हुई थी। गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा को फारसी भाषा में लिखा। गुलबदन बेगम हुमायूं और कामरान के मध्य हुए युद्धों का विस्तार से वर्णन किया है और इसमें हुमायूं के जीवन की सफलताएं, विजय और पराजय का उल्लेख मिलता है। उसके जीवन की कठिनाइयों का भी वर्णन किया है। तो हुमायूंनामा ये गुलबदन बेगम की रचना है। अकबर के आग्रह पर इन्होंने लिखना शुरू किया था। ये बाबर की पुत्री थी और हुमायूं की बहन थी। इनका जन्म 1523 में हुआ था काबुल में और इनकी मृत्यु 1603 में आगरा में हुई थी। यह फारसी भाषा में है। हुमायूं और कामरान के मध्य हुए युद्धों का विस्तार से वर्णन है और इसमें हुमायूं के जीवन की सफलताओं, विजय और पराजय और कठिनाइयों का भी वर्णन मिलता है। अगली किताब है तज़किरातुल वाक़ियात। तज़किरातुल वाक़ियात। तो तज़किरातुल वाक़ियात इस ग्रंथ की रचना जौहर आफ्ताबची ने की थी। तज़किरातुल वाक़ियात, इसकी रचना जौहर आफ्ताबची ने अकबर के आदेश पर फारसी भाषा में की थी। तज़किरातुल वाक़ियात पुस्तक की रचना जौहर आफ्ताबची ने अकबर के आदेश पर फारसी भाषा में की थी। जौहर आफ्ताबची ये हुमायूं का व्यक्तिगत सेवक था। इस ग्रंथ की रचना हुमायूं के मृत्यु के 30 वर्ष बाद इसे स्मृति के आधार पर लिपिबद्ध किया था। इस ग्रंथ की रचना हुमायूं की मृत्यु के 30 वर्ष बाद इसे स्मृति के आधार पर लिपिबद्ध किया था जौहर आफ्ताबची ने। नेक्स्ट अगली किताब है तारीख़-ए-दौलत-ए-शेरशाही। तारीख़-ए-दौलत-ए-शेरशाही और तारीख़-ए-दौलत-ए-शेरशाही का जो लेखक है वो हसन अली खां हैं। इन्होंने फारसी भाषा में लिखा और इस किताब में शेरशाह के व्यक्तित्व है, उसका जीवन है और उसके शासन के बारे में जानकारी मिलती है। तो तारीख़-ए-दौलत-ए-शेरशाही का लेखक हसन अली खां था। अगली किताब देखते हैं तारीख़-ए-शेरशाही। काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है और इसकी रचना जो है अब्बास खां सरवानी ने की थी। ये किताब भी अकबर के आदेश पर फारसी भाषा में लिखी गई है। इस ग्रंथ को तोहफ़ा-ए-अकबर शाही भी
कहा जाता है। तो तारीख ए शेरशाही किताब को तोहफ़ा अकबर शाही भी कहा जाता है। इसमें इस किताब में जो है शेरशाह की चौसा और कन्नौज विजयों का और उसके प्रशासन का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं वाक़ियात मुस्ताकी। तो वाक़ियात मुस्ताकी अकबर के शासनकाल में शेख रिज़कुल्लाह मुस्ताकी ने इस ग्रंथ को लिखा था। तो वाक़ियात मुस्ताकी का लेखक शेख रिज़कुल्लाह मुस्ताकी। इस किताब में जो है बहलोल लोदी से लेकर अकबर के शासनकाल के मध्य भाग तक का वर्णन मिलता है और इस किताब में जो है शेर शाह की विजय और उसकी प्रशासनिक नीतियों का भी उल्लेख मिलता है। अगली किताब है तारीख़ शाही। तो तारीख़ शाही किताब को अहमद यादगार ने लिखा था और इस किताब में बंगाल के अफ़गान शासक ये दाऊद शाह के आदेश पर की थी। तो तारीख़ शाही का लेखक अहमद यादगार था और उसने बंगाल के अफ़गान शासक दाऊद शाह के आदेश पर इसको लिखा था। इस किताब में बहलोल लोदी से और हेमू के कत्ल करने तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है तथा बाबर हुमायूं अकबर के काल की इतिहास भी इसमें मिलता है। तो बाबर हुमायूं अकबर के काल का इतिहास भी इस किताब में मिलता है जो तारीख़ शाही अहमद यादगार की रचना है और दाऊद शाह के आदेश पर उसने लिखा था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगली किताब है तज़किरा-ए-हुमायूं व अकबर। तो तज़किरा-ए-हुमायूं व अकबर इसे बायजीद बयात ने लिखा था। और वह जो है अकबर के काल में शाही रसोई का प्रबंधक बकावल बेगी था। तो बायजीद बयात जो है अकबर के काल में शाही रसोई का प्रबंधक बकावल बेगी था। इसके लिए अबुल फजल ने उसे एक लेखक प्रदान किया था। तो अबुल फजल ने उसे इस किताब को लिखने के लिए एक लेखक दिया था कि वो लेखक लिखता रहेगा, आपसे जो बताते रहेंगे। इसमें जो है 1555 ईस्वी से अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। तो तज़किरा-ए-हुमायूं व अकबर इसे बायजीद बयात ने लिखा था जो अकबर के काल में शाही रसोई का प्रबंधक बकावल बेगी था। अबुल फजल ने उसे एक लेखक प्रदान किया था और 1555 में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन मिलता है इसमें। अगली किताब है नफ़ाइस उल माआसिर। तो नफ़ाइस उल माआसिर इसका जो लेखक है मीर अलाउद्दौला कज़वीनी ने अकबर के शासनकाल में इसको लिखा था। इस ग्रंथ में कवियों की जीवनियों के साथ साथ 1565 ईस्वी से 1575 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन मिलता है। इसमें अकबर की गुजरात विजय का भी उल्लेख मिलता है और इस किताब में जो है राजा भारमल को मती उल इस्लाम कहा गया है का उल्लेख भी मिलता है। तो इस किताब में जो है राजा भारमल को मती उल इस्लाम कहा गया का उल्लेख मिलता है। तो भारमल को मती उल इस्लाम कहा गया, इस बात का भी उल्लेख इस किताब में मिलता है। अकबर की गुजरात विजय का उल्लेख मिलता है। इस किताब में 1565 से 1575 तक की घटनाएं का वर्णन मिलता है। इसमें कवियों की जीवनी मिलती हैं और नफ़ाइस उल माआसिर किताब को मीर अलाउद्दौला कज़वीनी ने अकबर के शासनकाल में लिखा था। नेक्स्ट आगे देखते हैं अगली किताब तारीख़-ए-अल्फ़ी।
तो तारीख़ अल्फ़ी इस ग्रंथ को अकबर के आदेश पर इस्लाम के 1000 वर्ष पूरे होने पर किया गया था। इस ग्रंथ की रचना अकबर ने 7 विद्वानों का एक बोर्ड नियुक्त किया था। इस ग्रंथ की रचना के लिए अकबर ने 7 विद्वानों का एक बोर्ड नियुक्त किया था, लेकिन यह बोर्ड ठीक से या ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर सका। इसे पूरा करने का दायित्व मुल्ला अहमद घटवी को दिया गया था। तो इस किताब को पूरा करने का जो दायित्व है मुल्ला अहमद घटवी को दिया गया था और इसने 1294 ईस्वी तक का वर्णन किया है। इसके बाद जो है तारीख़ अल्फ़ी किताब को आसफ़ खां जफ़र बेग ने 1589 तक लिखा और उसके बाद जो है 1591 में बदायूनी ने इसके पुनर्निरीक्षण का कार्य किया था। तो तारीख़ अल्फ़ी अकबर के आदेश पर, है ना, एक बार और फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तारीख़ अल्फ़ी अकबर के आदेश पर इस्लाम के 1000 वर्ष पूरे होने पर किया गया था। इसकी रचना की गई थी। इस ग्रंथ को लिखने के लिए अकबर ने 7 विद्वानों का एक बोर्ड नियुक्त किया था, लेकिन यह बोर्ड ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है। इसे पूरा करने का जो दायित्व है मुल्ला अहमद घटवी को दिया गया था कि भाई आपके नेतृत्व में इस किताब को पूरा किया जाएगा। इसने जो है 1294 ईस्वी तक की घटनाओं को इसमें लिखा और उसके बाद जो है आसफ़ खां और जफ़र बेग ने 1589 तक की घटनाओं को इसमें लिखा और 1591 में बदायूनी ने इसके पुनरीक्षण का कार्य किया था। तो यह तारीख़ अल्फ़ी महत्वपूर्ण किताब है जो इस्लाम के 1000 वर्ष पूरे होने पर लिखी गई थी अकबर के आदेश पर। अब मुल्ला अहमद घटवी ने पहले इसको लिखा, फिर आसफ़ खां और जफ़र बेग ने लिखा और बदायूनी ने इसका पुनरीक्षण का कार्य बदायूं ने किया। नेक्स्ट है, अगली किताब देखते हैं। तो अगली किताब है तारीख़ अकबरी। तारीख़ अकबरी इसकी रचना आरिफ कंधारी ने किया था। तो तारीख़ अकबरी की रचना आरिफ कंधारी ने किया था जो बैरम खां की सेवा में था। तो तारीख़ अकबरी की रचना आरिफ कंधारी ने किया था जो बैरम खां की सेवा में था और बैरम खां अकबर के संरक्षक रहे थे। इस ग्रंथ में अकबर के काल की 1585 तक की घटनाओं का और उसके कृषि सुधारों का वर्णन मिलता है। तो तारीख़ अकबरी में अकबर के कृषि सुधारों का भी उल्लेख मिलता है जिसे आरिफ कंधारी ने लिखा था। अगली किताब देखते हैं, तबकात अकबरी, जिसे तारीख़ निजामी भी कहते हैं। तबकात अकबरी, तारीख़ निजामी इस किताब को भी कहते हैं। इस किताब का जो लेखक है निजामुद्दीन अहमद है। निजामुद्दीन अहमद जो है ये अकबर का मीर बख्शी था। तबकात अकबरी या 3 भागों में विभाजित है। तो तबकात अकबरी 3 भागों में विभाजित है। इसे निजामुद्दीन अहमद ने लिखा था और इसके पहला जो इसका भाग है इसमें जो है 997 ईस्वी से लेकर 1593 ईस्वी तक अकबर के शासनकाल के 38वें वर्ष तक का इतिहास मिलता है। तो इस किताब से मध्ययुगीन भारत के एक बड़े भाग का इतिहास की जानकारी मिलती है, उसका स्रोत है। निजामुद्दीन अहमद का जन्म जो है 1551 में हुआ था। मोहम्मद मुकीम हरावी के घर में हुआ था। इसका अंग्रेजी अनुवाद डॉक्टर ब्रजेंद्र नाथ डे ने किया था। तो तबकात अकबरी तारीख़ निजामी, इसका लेखक निजामुद्दीन अहमद जो अकबर का मीर बख्शी था, यह 3 भागों में विभाजित है। इसमें 997 ईस्वी से लेकर 1593 ईस्वी तक अकबर के शासनकाल के 38वें वर्ष तक का इतिहास मिलता है। मध्ययुगीन भारत के एक बड़े भाग का इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है।
निजामुद्दीन अहमद का जो जन्म है 1551 ईस्वी में मोहम्मद मुकीम ए हरावी के घर में हुआ था और इसका अंग्रेजी अनुवाद डॉक्टर बजेंद्रनाथ डे ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है अकबरनामा। तो अकबरनामा का लेखक जो है अबुल फजल है। अबुल फजल जो है ये अरबी, फारसी और अरबी का विद्वान था। अबुल फजल इबन मुबारक का जन्म जो है 14 जनवरी 1551 ईस्वी में आगरा में शेख मुबारक नगौरी के यहाँ हुआ था। अबुल फजल का जो बड़ा भाई फैजी एक अच्छा विद्वान था और उसने 1573 में आगरा में अबुल फजल की मुलाकात अकबर से कराई थी। इस अवसर पर अबुल फजल ने आयतुल कुर्सी पर लिखी हुई टीका अकबर को भेंट में दी थी। आगे देखते हैं, अकबर अपने शासनकाल के 32वें वर्ष में 1000 का मनसब अबुल फजल को प्रदान किया। आगे देखते हैं, अबुल फजल को दक्षिण में शहजादा मुराद बख्श को लाने के लिए भेजा गया था। आगे देखते हैं, असीरगढ़ विजय के बाद अबुल फजल को खान देश का प्रांत और 4000 का मनसब दिया गया था। आगे देखते हैं, अकबर के अधिक विश्वासपात्र होने के कारण शहजादा सलीम या जहांगीर ने बुंदेला सरदार वीर सिंह देव द्वारा 22 अगस्त 1602 ईस्वी को ग्वालियर के पास मालवा सूबा में अबुल फजल की हत्या करा दी थी। अबुल फजल मुगल दरबार का जो है ये शाही इतिहासकार था। अबुल फजल ने जो अपनी अकबरनामा लिखी है तो यह 3 खंडों में विभाजित है। जो इसका पहला खंड है इसमें अकबर का जन्म मिलता है, तैमूरियों की वंशावली मिलती है और बाबर हुमायूं का विवरण मिलता है। अबुल फजल की जो रचनाएं हैं जैसे अकबरनामा है, आयन अकबरी है, बाइबिल का फारसी अनुवाद है। तो पहले खंड में जो है अकबर का जन्म, तैमूरियों की वंशावली, हुमायूं का विवरण और अकबरनामा के जो दूसरा भाग है, दूसरा खंड है, इसमें जो है अकबर के राजरोहण से 17वें वर्ष तक का विवरण मिलता है। और अकबरनामा का जो तीसरा खंड है इसमें जो इसका तीसरा खंड है इसी खंड को आयन अकबरी कहते हैं और जो अकबर के साम्राज्य की प्रशासकीय रिपोर्ट कही जाती है। तो अकबर के साम्राज्य की प्रशासकीय रिपोर्ट किसे कहते हैं? आयन अकबरी को कहते हैं। और अकबर के साम्राज्य की प्रशासकीय रिपोर्ट जो है अकबरनामा के किस भाग को कहते हैं? तो तीसरे खंड को कहते हैं, जिसे आयन अकबरी कहते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, आयन अकबरी को उस समय का अकबरकालीन गजेटियर कहा जाता है। तो आयन अकबरी को उस समय का अकबरकालीन गजेटियर कहा जाता है। आयन अकबरी में अकबरकालीन मुगल साम्राज्य का सांख्यिकी सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। तो आयन अकबरी में अकबरकालीन मुगल साम्राज्य का सांख्यिकी सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया है। आयन अकबरी में ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थितियों का विवरण मिलता है। आयन अकबरी में अकबरकालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी
का एक प्रमुख स्रोत है। आईने अकबरी के पहले हिस्से में अकबर के दरबार, उसका प्रशासन, अकबर के पूर्वज, शाही टकसाल, शाही हरम, शाही रसोई, शाही मोहरे, कला और चित्रकला से जुड़ी जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं। आईने अकबरी का जो दूसरा हिस्सा है, जो दूसरा भाग है, इसमें मनसबदारी प्रथा है। दूसरे भाग में मनसबदारी प्रथा है। आईने अकबरी का जो तीसरा भाग है, जो तीसरा हिस्सा है, इसमें जो है राजस्व व्यवस्था है, प्रशासनिक रिपोर्टें हैं, सांख्यिकी विवरण और 12 सूबों का भी उल्लेख तथा न्याय और कार्यकारिणी विभागों का उल्लेख तीसरे हिस्से में ही मिलता है। आईने अकबरी का जो तीसरा हिस्सा है, इसे मुल्क ए आबादी भी कहा जाता है। तो आईने अकबरी का जो तीसरा हिस्सा है, इसे मुल्क ए आबादी भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। आईने अकबरी के चौथे हिस्से में हिंदुस्तान की रीतियाँ हैं, फसलों के विषय में है, हिंदू दर्शन के विषय में है, धर्म के विषय में है और विदेशी यात्री और सूफी संतों का उल्लेख है। ये चौथे हिस्से में मिलता है। आईने अकबरी का जो पांचवा हिस्सा है, जो पांचवा भाग है, इसमें अकबर की कहावतें हैं और इसी में अबुल फजल की आत्मकथा है। आगे देखते हैं। तो इसके आईने अकबरी के प्रत्येक हिस्से में राज के नियमों का भी वर्णन किया गया है। अबुल फजल का जो मुख्य मकसद था, अबुल फजल का मुख्य मकसद अकबर के जीवन के रूहानी पक्ष को उजागर करना था। अबुल फजल ने अकबर को इंसान कामिल कहा है। अबुल फजल ने अकबर को इंसान कामिल कहा है। डॉक्टर विसेंट स्मिथ ने इसीलिए अबुल फजल को अकबर का चापलूस कहा है। डॉक्टर विसेंट स्मिथ ने अकबरनामा को अकबर के काल के इतिहास की आधारशिला मानते हैं। तो ये अकबरनामा था। एक बार इसको फिर से हम लोग चर्चा कर लेते हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। अकबरनामा, इसका लेखक अबुल फजल है। अबुल फजल अरबी और फारसी का विद्वान है, लेकिन अकबरनामा ये फारसी भाषा में है। अबुल फजल इबन मुबारक जिनका पूरा नाम है, इनका जन्म जो है 14 जनवरी 1551 में आगरा में हुआ था। शेख मुबारक नगौरी के घर में हुआ था। अबुल फजल का जो बड़ा भाई फैजी है, 1573 में आगरा में अबुल फजल को अकबर से मिलवाया था और इस अवसर पर अबुल फजल ने आयातुल कुर्सी पर लिखी हुई टीका अकबर को भेंट में दी थी। अकबर अपने शासन के 32वें वर्ष में 1000 का मनसब अबुल फजल को प्रदान किया था और उसके बाद अबुल फजल को दक्षिण से शहजादा मुराद बख्श को लाने के लिए भेजा गया था। जब दक्षिण जाते हैं तो असीरगढ़ विजय करते हैं। असीरगढ़ विजय के बाद अबुल फजल को खानदेश का प्रांत पति बनाया जाता है और 4000 का मनसब भी इन्हें दे दिया जाता है। आगे देखते हैं। अकबर के अधिक विश्वासपात होने के कारण शहजादा सलीम जहांगीर जो है बुंदेला सरदार वीर सिंह देव के द्वारा 22 अगस्त 1602 को ग्वालियर के पास मालवा सूबा में अबुल फजल की हत्या करा देता है। अबुल फजल जो है ये अकबर का या मुगल दरबार का शाही इतिहासकार था। अबुल फजल ने अपना जो अकबरनामा लिखा है वह 3 खंडों में है। पहला जो खंड है इसमें अकबर का जन्म मिलता है, तैमूर की वंशावली मिलती है, बाबर हुमायूं का विवरण मिलता है। इसका जो दूसरा खंड है यह अकबर के राजरोहण के 17वें वर्ष से संबंधित है और इसका जो तीसरा खंड है इसमें आईने अकबरी
जो अकबर के साम्राज्य की प्रशासकीय रिपोर्ट कही जाती है। आयन अकबरी को उस समय का अकबरकालीन गजेटियर कहा जाता है। आयन अकबरी में मुगल साम्राज्य का सांख्यिकी सर्वेक्षण मिलता है। इसमें ऐतिहासिक और भौगोलिक स्थितियों का विवरण मिलता है। आयन अकबरी अकबरकालीन राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। आईनी अकबरी के पहले हिस्से में अकबर के दरबार के विषय में प्रशासन, अकबर के पूर्वजों, शाही टकसाल, शाही हरम, शाही रसोई, शाही मोहर, कला और चित्रकला से जुड़ी जानकारी मिलती है। तो आईने अकबरी के दूसरे हिस्से में मनसबदारी प्रथा का उल्लेख है। इसके तीसरे हिस्से में राजस्व व्यवस्था है, प्रशासनिक रिपोर्टें हैं, सांख्यिकी विवरण है, 12 सूबों का उल्लेख है, न्यायिक और कार्यकारी विभागों का उल्लेख है और इसके आईने अकबरी के तीसरे भाग को मुल्क आबादी भी कहा जाता है। तो अकबर नामा जो है, अकबरनामा का तीसरा भाग आईने अकबरी है और आईने अकबरी का जो तीसरा हिस्सा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। आईने अकबरी के चौथे हिस्से में हिंदुस्तान की रुतिये, फसलों, हिंदू दर्शन, धर्म और विदेशी यात्री और सूफी संतों का उल्लेख मिलता है। आईने अकबरी का जो पांचवा हिस्सा है, जो पांचवा भाग है, इसमें अकबर की कहावतें हैं और अबुल फजल की आत्मकथा है। आईने अकबरी के प्रत्येक हिस्से में राज के नियमों का वर्णन किया गया है। अबुल फजल का मेन मकसद अकबर के जीवन के रूहानी पक्ष को उजागर करना था। अबुल फजल ने अकबर को इंसान ये कामिल कहा है। डॉक्टर विसेंट स्मिथ ने अबुल फजल को अकबर का चापलूस कहा है। डॉक्टर विसेंट स्मिथ ने अकबरनामा को अकबर के काल के इतिहास की आधारशिला मानते हैं। तो ये हुआ अकबरनामा। आगे देखते हैं रुकात। ये रुकात क्या था? तो रुकात जो है ये अबुल फजल के पत्रों का संकलन है, जिसे नूर अल-दीन मोहम्मद ने संकलित किया था। आगे देखते हैं इंसाए अबुल फजल। इंसाए अबुल फजल ये क्या है? तो ये भी अबुल फजल के पत्रों का संकलन है और जिसे अब्दुल समद ने संकलित किया था। रुकात ये भी अबुल फजल के पत्रों का संकलन है, जिसे नूर अल-दीन मोहम्मद ने संकलित किया था। इंसाए अबुल फजल के पत्रों का संकलन है, जिसे अब्दुल समद ने संकलित किया था। अगली किताब है मुंतखब उत-तवारीख। तो मुंतखब उत-तवारीख, इस ग्रंथ का जो लेखक है मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण राइटर है और मुंतखब उत-तवारीख ये भी बहुत पूछी जाने वाली किताब है। तो बदायूनी का जो जन्म है वह 21 अगस्त 1540 ईस्वी में टोडा, जो वर्तमान बदायूं है, में हुआ था। उसके बदायूनी के पिता का नाम मुलक शाह था। 12 वर्ष की आयु में वह अपने पिता के साथ संभल आया और फिर 1558 और 59 में आगरा आया। जब आगरा आया तो यहाँ पर शेख मुबारक से उसने शिक्षा प्राप्त की थी। 1562 में वह बदायूं आया, जहाँ पटियाली के जागीरदार हुसैन खां के यहाँ नौकरी कर ली। 1574 ईस्वी में वह आगरा आया और जलाल खां कुराची व हकीम आइनुल मुल्क की मदद से अकबर से मिला था। तो 1574 में बदायूनी आगरा आया था और जलाल खां कुराची व हकीम आइनुल मुल्क की मदद से अकबर से मिला था। अकबर ने बदायूनी को बीज का मनसब दिया और बुधवार के दिन नमाज पढ़वाने के लिए इमाम के रूप में नियुक्त किया। आगे देखते हैं 1576 ईस्वी में
आगरा के 7 इमामों में अब्दुल कादिर बदायूनी का भी नाम होता है। आगे देखते हैं। 1579 में अकबर ने उसे भरण पोषण के लिए 1000 बीघा भूमि मदद मास के रूप में प्रदान किया। अब्दुल कादिर बदायूनी अरबी, फारसी और संस्कृत का ज्ञाता था। एक संगीतकार भी था और कवि भी था। 5 नवंबर 1615 ईस्वी को अब्दुल कादिर बदायूनी की मृत्यु हो जाती है। अब्दुल कादिर बदायूनी की रचनाएं 2 भागों में विभाजित हैं। अनुवादित ग्रंथ हैं। अनुवादित ग्रंथों में जो है कथा सरित सागर का फारसी अनुवाद बहर उल असमार नाम से किया था। तो कथा सरित सागर का फारसी अनुवाद बहर उल असमार नाम से किया था। अगला है रजमनामा। तो रजमनामा के रूप में विख्यात तर्जुमा ये महाभारत का 1582-83 में बदायूनी, अब्दुल लतीफ़ हुसैनी, नकीब खां और मोहम्मद सुल्तान थनेसरी मुल्ला शेरी द्वारा जो है अकबर की आज्ञा से महाभारत का फारसी अनुवाद किया और जिसकी भूमिका जो है अबुल फजल ने लिखा था। तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद है वो रजमनामा कहलाता है, जिसे तर्जुमा ये महाभारत भी कहा जाता है। और महाभारत का जो फारसी अनुवाद है रजमनामा 1582-83 में बदायूनी, अब्दुल लतीफ़ हुसैनी, नकीब खां, मोहम्मद सुल्तान थनेसरी, मुल्ला शेरी ये लोग मिलकर करते हैं। अकबर की आज्ञा से इसका फारसी अनुवाद किया जाता है और जो रजमनामा है इसकी जो भूमिका है वो अबुल फजल लिखता है। आगे देखते हैं रामायण। तो रामायण का फारसी अनुवाद तर्जुमा ए रामायण के नाम से 1584 में किया गया। ऐसे 1591 में पूरा किया गया था। ठीक है, बदायूनी ही करता है। इसके अलावा सिंहासन बत्तीसी का फारसी अनुवाद तर्जुमा ए सिंहासन के नाम से, तर्जुमा ए सिंहासन बत्तीसी के नाम से बदायूनी ने किया था। तो रामायण का अनुवाद, महाभारत का अनुवाद, सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद, कथा सरित सागर का अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया। इसके मौलिक ग्रंथ, तो मौलिक ग्रंथ किताबुल अहादिस, इसका लेखक बदायूनी है। 1578 ईस्वी में अकबर को पेश किया था। इसमें 40 हदीसों पर पैगंबर हजरत के जिहाद की परंपरा का वर्णन है। आगे देखते हैं। अब्दुल कादिर बदायूनी की नजातुल रसीद, यह भी अब्दुल कादिर बदायूनी की रचना है और इसमें सूफी संतों के आचार विचार का उल्लेख है। बदायूनी की अगली किताब मुंतखब उत तारीख है। इस पुस्तक के विषय में जहांगीर के समय में पता चलता है और इस पुस्तक में गजनी शासक शुबुद्दीन 977 से लेकर और हुमायूं की मृत्यु तक का इतिहास है। इसके दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल के 40 वर्षों तक का इतिहास है और इसके तीसरे भाग में विद्वानों और संतों के विषय में लिखा गया है। तो मुंतखब उत तारीख जो है ये अब्दुल कादिर बदायूनी की रचना है और जहांगीर के समय इस किताब के विषय में जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं। इसमें जो है अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो है अपनी किताब मुंतखब उत तारीख में अकबर की आलोचना की है। तो अकबर की आलोचना करने वाला इतिहासकार या साहित्यकार अब्दुल कादिर बदायूनी था और मुंतखब उत तारीख किताब में अकबर की आलोचना की है और इसीलिए शायद इस किताब को छुपा के रखा गया था। बाद में जहांगीर के समय इस किताब का पता चलता है। इस किताब में जो है अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन इलाही की निंदा की गई है और उसके ऊपर गैर इस्लामी होने का आरोप लगाया गया है।
अब्दुल कादिर बदायूनी धार्मिक विचारों से प्रभावित होकर इतिहास का लेखन किया है। तो अब्दुल कादिर बदायूनी जो है धार्मिक विचारों से प्रभावित होकर इतिहास को लिखा है। आगे देखें। अब्दुल कादिर बदायूनी जो है कट्टर सुन्नी मुसलमान था, शिया लोगों से घृणा करता था। वह हिंदुओं को काफिर मानते हुए जिहाद की बात करता था। अगली किताब है तारीख दाऊदी। तारीख दाऊदी की रचना अब्दुल्ला ने की थी, जहांगीर के शासनकाल में और शेरशाह के शासन के बारे में है। अगली किताब काफ़ी महत्वपूर्ण है, तुजुक जहांगीरी। तुजुक जहांगीरी की रचना जहांगीर ने की थी, सम्राट जहांगीर ने की थी। और जो सम्राट जहांगीर की आत्मकथा है, जिसमें अपने सिंहासन पर बैठने से लेकर शासन के 17वें वर्ष तक का वर्णन किया है। तुजुक जहांगीरी को पूरा किया था जहांगीर के बख्शी मुतामिद खान ने। तो अगर यह आए कि तुजुक जहांगीरी को किसने पूरा किया था, तो मुतामिद खान ने पूरा किया था। और इसने जहांगीर के शासन के 19वें वर्ष तक की घटनाओं को इसमें लिखा था। नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगली किताब है इकबालनामा। इसे मुतामिद खान ने ही लिखा। इन्होंने जहांगीर की आत्मकथा को भी पूरा किया था और एक अपनी अलग किताब भी लिखी, इकबालनामा। इस किताब में जो है तैमूर का परिवार, बाबर हुमायूं के विषय में, अकबर के समय का इतिहास और जहांगीर के काल का इतिहास मिलता है। आगे देखते हैं। मासिर जहांगीरी, इसका लेखक कामगार खां था। शाहजहां का विद्रोह और राजरोहण के बारे में इसमें जानकारी मिलती है। आगे देखते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण किताब है और इस किताब को एक ही नाम से 3 राइटरों ने लिखा, पातशाहनामा या बादशाहनामा। तो शाहजहां के काल में पातशाहनामा नाम से 3 ग्रंथों की रचना होती है। शाहजहां के आदेश पर उसके शासनकाल के 8वें वर्ष मोहम्मद अमीन काजविनी ने शाहजहां के काल के पहले 10 वर्षों का इतिहास लिखा और जिसने 1636 में से पूरा किया था। तो शाहजहां के आदेश पर उसके शासनकाल के 8वें वर्ष मोहम्मद अमीन कजविनी ने शाहजहां के काल के पहले 10 वर्षों का इतिहास लिखा और 1636 में पूरा किया। आगे देखते हैं। शाहजहां के आदेश पर अब्दुल हमीद लाहौरी ने अमीर तैमूर से लेकर शाहजहां के शासनकाल के 20 वर्षों का इतिहास लिखा और जिसे 1648 में पूरा किया। तो शाहजहां के आदेश पर अब्दुल हमीद लाहौरी ने दूसरे पार्ट लिखा पातशाहनामा का, जिसमें शाहजहां के शासनकाल के 20 वर्षों का इतिहास मिलता है और इसे 1648 में पूरा किया। मोहम्मद वारिस, पातशाहनामा मोहम्मद वारिस ने, इन्होंने भी शाहजहां के आदेश पर उससे आगे का भाग लिखा और इन्होंने पातशाहनामा के नाम से शाहजहां के शासनकाल का संपूर्ण इतिहास लिखा, जो 1556 में पूरा करते हैं। तो पातशाहनामा मोहम्मद वारिस ने लिखा, अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा और मोहम्मद अमीन कजविनी ने शाहजहां के शासन के 8 वर्षों का इतिहास लिखा। अब्दुल हमीद लाहौरी ने शाहजहां के शासनकाल के 20 वर्षों का इतिहास लिखा और मोहम्मद वारिस ने शाहजहां के काल का संपूर्ण इतिहास लिखा पातशाहनामा में। तो इस प्रकार से पातशाहनामा को 3 भागों में लिखा गया है। इसके 3 अलग अलग लेखक हैं। अगली रचना है अमल साली। इसका लेखक मोहम्मद साली कंबू शाहजहां के दरबार में 500 का मनसबदार था। इसमें शाहजहां के पूरे काल का इतिहास मिलता है और शाहजहां के अंतिम 2 वर्षों का इतिहास भी इसी में मिलता है, जिसका वर्णन वारिस नहीं करता है। अगली किताब है तारीख शाहजहानी। इसका लेखक सादिक खां है। इसमें भी शाहजहां का इतिहास मिलता है। नेक्स्ट अगली किताब है चहार चमन। चहार चमन का लेखक चंद्रभान ब्राह्मण था। इसमें भी शाहजहां के प्रशासन के विषय में उल्लेख मिलता है। अगली किताब है
मुंतखाब उल लबाब। तो मुंतखाब उल लबाब का लेखक हासिम खफी खां था। यह जो है औरंगजेब के शासनकाल में उच्च पद पर था। उसने अपना यह ग्रंथ मोहम्मद शाह को समर्पित किया था। नेक्स्ट देखते हैं। यह औरंगजेब के काल में दक्षिण भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें शिवाजी की प्रशंसा की गई है। वह बाद में हैदराबाद राज के संस्थापक निजामुल मुल्क का दीवान बन गया था। नेक्स्ट देखते हैं। नुक्शा-ए दिलकुशा, इसका लेखक भीमसेन था। औरंगजेब की सेवा में था, फिर बाद में बुंदेला दलपत राय की सेवा में चला गया था। अगली रचना देखते हैं। मासिर आलमगीरी। तो मासिर आलमगीरी, इसका लेखक साकी मुस्तैद खां था। औरंगजेब की सेवा में था और इसने औरंगजेब के शासनकाल के 11वें से लेकर 20वें वर्ष तक का इतिहास लिखा है। अगली रचना देखते हैं। खुलासात उत त्वारीख। तो खुलासात उत त्वारीख, इसका लेखक सुजान राय खत्री था। इस ग्रंथ में उसने महाभारत के पांडवों से लेकर मुगल शासक औरंगजेब के समय का इतिहास लिखा है। अगली रचना देखते हैं। तोहफा-ए अकबर शाही। तो तोहफा-ए अकबर शाही का लेखक अब्बास खां सरवानी था। इसने अकबर के आदेश पर इसे लिखा था। यह अकबर को समर्पित ग्रंथ है। शेरशाह के शासन के विषय में इसमें जानकारी मिलती है। अगली रचनाएं हैं। तारीख-ए-शाही, इसका लेखक अहमद यादगार है। नफ़ाइस-उल मनासिर, इसका लेखक मीर अलाउद्दौला कज़वीनी है। अमल-ए-सालेह, इसको मोहम्मद सालेह ने लिखा था। और फुतूहात-ए-आलमगीरी, यह ईश्वरदास नागर की रचना है। काफ़ी महत्वपूर्ण रचना है। तो फुतूहात-ए-आलमगीरी ईश्वरदास नागर ने लिखा। इसमें 1698 ईस्वी तक औरंगजेब के शासनकाल के 24वें वर्ष तक का जो है 34वें वर्ष तक का इतिहास की घटनाएं मिलती हैं और इसमें राठौरों के साथ औरंगजेब के संबंधों का भी उल्लेख मिलता है। तो हम लोगों ने जो है मध्यकालीन इतिहास के जो साहित्यिक स्रोत हैं उन्हें कंप्लीट कर लिए हैं और काफ़ी डिटेल में जानकारी है और उम्मीद है कि साहित्यिक स्रोत से जो भी क्वेश्चन आएगा वो इससे बाहर नहीं जाएगा। धन्यवाद।